5 जनवरी 2022 FBI की एक टीम एक घर में रेड मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें वो तलाश कर रहे हैं हैक हुए $4 बिलियन के बिटकॉइन। पर उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि घर के अंदर जाने के बाद उन्हें क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो हैकर और उसके आज़ादी के बीच खड़े हैं। पर वहाँ उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो शायद आज तक की हिस्ट्री में ही सबसे अजीब हैं। जब लोग बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको $4.5 बिलियन के हैकिंग में गिरफ्तार किया गया है, तो लगता है कि इसके पीछे किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल का हाथ होगा। पर असल में इसके पीछे जो लोग शामिल हैं वो हैं सिरफिरे पागल घिनौनी हरकत करने वाले लोग जो सोशल मीडिया में वाहियात वीडियोस डाल रहे हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो सालों से आज़ादी के साथ जी रहे हैं बिना किसी डर के। I like trash, I like cash, I like my potatoes mashed. लेकिन इस केस में कई सारे सवाल हैं, जिसमें खबरें हैं, जासूस है, झूठ हैं, धोखे हैं, डार्क नेट है, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं और इन सब के बीचों बीच हैं एक कपल जो वाहियात घिनौनी वीडियोस डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लामिर है और चैनल नया है। व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सन 2016 यूएस बिटफिनिक्स में एक हैक होती है जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख देता है, क्योंकि इस हैक में $72 मिलियन के बिटकॉइन की चोरी हो जाती है, जिसका वैल्यू आगे जाकर $4.5 बिलियन बन जाता है। बिटफिनिक्स दुनिया की टॉप 10 बिटकॉइन कंपनी में से एक है और इतना बड़ा हैक कंपनी को तबाही की आग में झोंक देता है। जब ऐसे हैक्स होते हैं तो इसमें अक्सर रसिया, नॉर्थ कोरिया, ISS जैसे लोग शामिल होते हैं और इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने या फिर गवर्नमेंट को गिराने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस तरह के हैक नेशनल सिक्योरिटी के मामले बन जाते हैं। इसीलिए हैक्स के कुछ ही दिनों बाद होमलैंड सिक्योरिटी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। He's led some of the nation's most important cryptocurrency-related criminal investigations. Please welcome Chris Jancheski. पर ज्यादा कुछ भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि बिटफिनिक्स का जो हैक हुआ था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। उसे हैक करने वाला अटैकर काफी माहिर था। इस हैकर ने सबसे पहले बैकएंड कोड को हैक किया ताकि लोग जैसे ही सिस्टम में लॉगिन करें उसे उन लोगों का पासवर्ड मिल जाए, और जैसे ही हैकर को एक्सेस मिला उसने फंड्स को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करने का कमांड डाला और फिर उसने एक्सेस लॉग को डिलीट कर दिया। जैसे वारदात से कोई अपनी उंगलियों की निशान मिटाता है। आदमी गलतियां करते करते सीखता है, पर ये हैकर इतना प्रोफेशनल था कि उसे पता था कि कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। शायद इसीलिए गवर्नमेंट हैकर को पकड़ने में नाकाम होती जाती है और क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ने तक इस केस में कुछ भी करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। समय गुजरता है और हैक को 3 साल से ज्यादा गुजर जाता है। फिर अचानक से कुछ चमत्कार होता है और क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ते ही चली जाती है। क्रिप्टो का बढ़ना फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक बहुत ही इंसेन स्टोरी माना जाता है और $72 मिलियन के बिटकॉइन की कीमत बढ़ते बढ़ते $4.5 बिलियन बन जाता है। $4.5 बिलियन इतने होते हैं कि आप अगर रोज 100 दिनों तक हर दिन $1 लाख खर्च करेंगे तो भी आपके पास तकरीबन बिलियन बच जाएंगे। इसीलिए हैकर खजाने के ऊपर बैठा हुआ है। पर प्रॉब्लम यह है कि आप इतने बड़े रकम को बिना निकाले या फिर खर्च करे नहीं रह सकते हैं, और 2020 में बिटफिनिक्स हैक के कुछ फंड्स में हरकत दिखने लगती है जो यूएस ऑफिसर का ध्यान खींचती है और ठप पड़ा हुआ इन्वेस्टिगेशन वापस से शुरू हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन की खास बात यह होती है कि एक पब्लिक ब्लॉकचेन ही क्राइम सीन होती है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जहां आप ट्रांजैक्शन देख पाते हैं, पर आप ट्रांजैक्शन करने वाले को नहीं देख सकते हैं। बिटफिनिक्स हैक से जो पैसा चोरी हुआ था वो एक वॉलेट में जा रहा है जो एक बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, जिसे ब्लॉकचेन में हर कोई देख सकता है। ऑफिसर्स इस बिटकॉइन वॉलेट पर नजरें रखने लगते हैं और मॉनिटर भी करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि बिटकॉइन निकाले जा चुके हैं या फिर नहीं। लेकिन ऑफिसर एक पासवर्ड के बिना उसे नहीं निकाल सकते हैं,
जैसे कि $4.5 बिलियन आपके सामने पड़े हों पर आप उठा नहीं सकते क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं है। इसीलिए ऑफिसर TRM नाम की एक कंपनी से मदद लेने लगते हैं, जिनको पता चलता है कि हैकर ने कुछ फंड्स को अल्फावे नाम की एक डार्क नेट मार्केट में डाल दिया है। अल्फावे बेसिकली क्रिमिनलों के लिए सामान या सर्विस प्रोवाइड करने की फ्लिपकार्ट है, जहां असल में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, क्रिप्टो करेंसी की लॉन्ड्रिंग जैसे काम होते हैं, जहां हैकर ने डाले हुए बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन के साथ मिक्स हो जाते हैं और इस तरह कस्टमर को ये पता नहीं चलता कि उसने खरीदे हुए बिटकॉइन असल में बिटफिनिक्स हैक से जुड़ा हुआ है। अल्फावे जैसा मार्केट फंड्स के फ्लो को फॉलो करने के लिए इंफॉर्मेशन का ब्लैक होल जैसा है और ऑफिसर को इस बात की जानकारी अच्छी तरह से मौजूद है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट अल्फावे को सीधा बैन कर देता है। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphavay. अल्फावे बैंड के बाद ऑफिसर उसके सर्वर्स को जब्त कर लेते हैं, जिससे उनको डेटा का खजाना मिलता है, मिलियंस बिलियंस रिकॉर्ड का। अल्फावे के रिकॉर्ड्स के साथ इस केस का रफ्तार बढ़ने लगता है और यहाँ से दो लोगों के नाम सामने आते हैं जो न्यूयॉर्क सिटी के 75 वॉल स्ट्रीट में रह रहे हैं, मिस्टर इलिया लिचटेनस्टीन और मिस हेदर मॉर्गन। So wait, you're telling me that you were buying Clarissa's food? I was buying I tasted all her cat food. I tasted her cheeky cat, and I'm like, this is pretty good. It needs salt, it needs pepper, but other than that, like, it's pretty good. Show her, don't show me. If my lovely husband dies, I will have plenty of fuckboys. ऑफिसर को लगने लगता है कि उनसे कुछ गलती हुई है, क्योंकि ये लोग इतना सारा पैसा कैसे चुरा सकते हैं। ऑफिसर अपनी रिजल्ट में भरोसा नहीं कर पाते हैं और दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, क्योंकि जो इल्जाम इनके ऊपर लग रहे हैं क्या वो इसे करने में वाकई में काबिल भी हैं। पता चलता है कि मिस हेदर के सिलिकॉन वैली के साथ अच्छे खासे कनेक्शंस थे। उनके सिलिकॉन वैली के समय में वहाँ गोल्ड रश का माहौल चल रहा था। वहाँ बहुत से लोग रातों रात सड़क से उड़कर करोड़पति बन रहे थे। हैदर एक एम्बिशियस औरत थी। वो टेमेटेम नाम की एक स्टार्टअप में काम कर रही थी, Middle East is huge with great potential, but people don't know about that, and we're changing that. जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर इलिया से होती है। So my name is Ilya Lichtenstein. इलिया इस समय एक मेंटोर था जो अपना खुद का एक स्टार्टअप चला रहा था, मिक्स रैंक नाम का, जिसका वो को फाउंडर था। वो बहुत ही मेहनती था, पढ़ाकू, मिस्टीरियस और इंट्रोवर्ट टाइप का। I'm here in San Francisco with Ilya, who is the co-founder and CEO of MixRank. So MixRank is a giant database of ads. We analyze hundreds of thousands of sites every day, pick up all of the ads on them, and try to figure out what the most effective ones are for any advertising. हैदर इलिया को डच कहकर पुकारा करती थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। Dutch, what the fuck are you doing? इलिया रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन हैदर शुरू में ऐसा नहीं चाहती थी, पर कुछ समय बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। 2016 का समय था। मिक्स रैंक भी आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। वो एम्प्लॉइज को हायर कर रहे थे, क्लाइंट्स की संख्या बढ़ा रहे थे और उनका नया ऑफिस भी बड़ा हो चुका था। We are at a point where we have initial product market fit, we have good revenue growth, we have over 100 customers. पर इलिया अचानक से गायब हो जाता है, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। वो बस कहीं चला जाता है और ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि सिलिकॉन वैली ऐसी जगह है जहां 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और यहाँ ऐसा स्टार्टअप था जो कामयाब था। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि एकदम से ऐसा छोड़ने की कारण क्या थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैक भी इसी समय हुआ था। सिलिकॉन वैली को छोड़ने के बाद इलिया और हैदर दोनों ही न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाते हैं। In front of a little New York brownstone, that's what's up. दूसरे क्राइम के मुकाबले बिटकॉइन क्राइम के लिए बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि दुनिया का हर आदमी जिसके पास फोन या कंप्यूटर है वो देख सकता है कि आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसीलिए उनकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी रकम है और हैक के विषय में पूरी दुनिया जानती है, जिसके कारण उनके लिए ये रकम निकालना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। बिटकॉइन को कैश में बदलने के लिए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के जरिए गुजरना पड़ता है। इन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ज्यादातर मामलों में
जैसे अकाउंट बनाने के लिए या फिर अकाउंट से पैसे निकालने के लिए वेरीफाइड आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। असली पहचान, असली तस्वीरें, असली सोशल सिक्योरिटी कार्ड और ऐसी सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं जो उन्हें हैक से जोड़ सकता है। वो पैसों को लूटने की कोशिश करते हैं पर वो अलग अलग अकाउंट्स में फंसते ही जाते हैं, जैसे उन्हें हर मोड़ पर रोका जा रहा हो। हैदर इस समय सेल्सफोर्स नाम का एक बिजनेस चला रही है जहां एक कोल्ड ईमेल मार्केटिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है जो स्टैंडर्ड कॉल मार्केटिंग के बदले ज्यादा रिस्पॉन्स दिलाती है। Hi, I'm Heather Morgan, the CEO and founder of SalesFolk, and in the last 10 years I've written more than 10,000 cold emails. और थोड़े से समय बाद ही वो रैजल खान को इस दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करती है। Razzle Khan! Hey, this ain't a debate. We ain't gonna date. Even though I make you wanna masturbate. उसी दौरान इलिया एक नया स्टार्टअप बनाता है जिसका नाम वो एंडपास रखता है। We protect your funds with multiple layers of security. पर ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि हैदर और इलिया के लिए काम करने वाले सभी ही लोग नकली हैं। उन एम्प्लॉइज का ना तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना रेफरेंस है, ना पोस्ट है और ना ही कुछ और है। उनमें से कुछ लोगों का नकली लिंक्डइन तो है पर ना ही जॉब है और ना ही कुछ और है। फिर भी हैदर और इलिया उन एम्प्लॉइज को बिटकॉइन में लाखों डॉलर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए अकाउंट में एक लड़की का नाम है जिसको प्राइवेसी कॉइन के लाखों डॉलर दिए गए हैं। अकाउंट बनाते वक्त अपने पहचान का सबूत देने के लिए लड़की ने यूटिलिटी बिल दिया है, पर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसी यूटिलिटी बिल का इस्तेमाल एक दूसरे अकाउंट बनाने के लिए भी किया गया है जिसमें फोटोशॉप की मदद से एड्रेस बदला गया है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इलिया के एम्प्लॉइज की कनेक्शंस हैदर के सेल्सफोर्स बिजनेस के साथ भी हैं और उनका एक क्लाइंट हजारों डॉलर्स के बिटकॉइन दे रहा है जो मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एक बड़ा फंड है। लेकिन जब ऑफिसर उस क्लाइंट या फिर कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ऑफिसर्स को उस व्यक्ति या कंपनी के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता है। और ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि इतना बड़ा फंड ट्रांसफर करने वाले का कोई भी अता पता ही नहीं है। ऑफिसर उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं और उधर हैदर पैसे उड़ा रही है, मजे कर रही है। Going for that crazy rich Asian vibe meets the creepy museum. I have a lot of weird stuff in here. You want to see? इलिया दिखने में बहुत ही सिंपल मासूम सा दिखाई पड़ता है लेकिन असल में वो एक जीनियस है। वो जो कर सकता है वो बड़े बड़े टेक जीनियस के लिए भी करना मुश्किल है क्योंकि वो एक ही साथ कोडिंग भी कर सकता है और गेमिंग भी। हाँ, वो एक गेमर है और जो उसका डच नाम है वो रेड डेड रिडेम्पशन 2 नाम के गेम के एक कैरेक्टर से लिया गया है जो पूरी कहानी में एक हीरो होता है और कहानी का अंत आते आते पता चलता है कि वो तो एक विलन है जो किसी का भी दोस्त नहीं है। पर जो भी हो, एक बात तो साफ है कि इलिया का कंप्यूटर बैकग्राउंड है, वो टेक्नोलॉजी को समझता है, कोडिंग को समझता है। लेकिन इन सब में हैदर का क्या रोल है क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक कपल साथ में मिलकर क्राइम करते हैं। क्या इलिया इसका मास्टरमाइंड है या फिर वो हैदर के इशारों में नाच रहा है? हैदर बहुत सारी भाषाएं बोल सकती है। Some of the languages which I have studied include Korean, Japanese, Arabic, Turkish, Ingen Paila, Sikjofan Maya, Nihongo ga hanashimasu, Hanbukmal arasto. स्कूल में भी वो बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट थी। Earned 2 bachelors, one in international relations, the other in economics. वो दुनिया के बहुत से जगहों पर रह चुकी है, हांगकांग, कायरो, टर्की। People know me for traveling and living all around the world. जो क्रिप्टो में भी एक्टिव है। वो बहुत से टेक लीडर से भी बातें करती रहती है। To ask the right kinds of questions to really get through to people and break down their barriers. उसके अंदर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का या फिर उनसे काम कराने का हुनर है और फंड्स को लूटने के लिए दूसरी भाषाओं का आना फायदेमंद हो सकता है। इंग्लिश बोले जाने वाले देशों के अलावा दूसरे देशों में जाकर एक्सचेंज करने में या अकाउंट बनाने में या फिर बाकी के सर्विसेज यूज करने में इससे काफी मदद मिल सकती है। वो स्पीकर भी है जहां वो सोशल इंजीनियरिंग हैक के विषय में बातें करती है। What we're here for is to teach you how to use social engineering in everyday life.
ये एक कॉमन हैकिंग टेक्निक है जिसमें नॉर्थ कोरिया ने मास्टर कर चुका है। So I'm a realist, and I do actually believe that the ends justify the means sometimes. But like nothing that I'm doing. I think my end goal is evil. Like I'm not trying to scam someone out of money or like get someone hurt in any way. और इन सारी बातों का हैदर के साथ कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। इन्वेस्टर्स जिनसे हैदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातें करती है और जिनके इन्वेस्ट करने से मनी लॉन्ड्रिंग में भी मदद मिल सकती है। हैदर के कोल्ड ईमेल्स और सोशल इंजीनियरिंग स्किल के साथ साथ इलिया के कोड जानने की स्किल्स, वो सभी ही स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं जो भी उनके पास मौजूद हो। हर तरह के रास्ते अपनाते हैं वो दोनों, और इससे ये देखा जा सकता है कि वो किस तरह के मास्टरमाइंड हैं। पर एक केस एक स्वेटर की तरह है जिसमें कई सारी छेद हैं, कई सारी बातें हैं जो समझी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस हैक में बड़ी ताकतों का हाथ हो। और जो बात अजीब है वो है इलिया और हैदर की यूक्रेन ट्रिप, और वहाँ वो जो करते हैं वो बिल्कुल किसी स्पाई नोवेल के पन्नों से उठाया गया जैसा लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर स्टोलन पासपोर्ट्स, डेबिट कार्ड और दूसरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट खरीदने लगते हैं, वो भी डार्क नेट से, जो उनके हाथों हाथ पहुंचाया जाता है। वो यूक्रेनियन पोस्ट ऑफिसेस में जाकर रसिया से आए पासपोर्ट लेने लगते हैं जिसमें कई तरह की आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और इलीगल सामान हैं। उनके पास वहाँ के नक्शे तो हैं ही, इसलिए वो जानते हैं कि कौन से रास्ते से जाने से उनका चेहरा कैप्चर नहीं होगा। और ऐसा काम कोई नॉर्मल क्रिमिनल तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें कैसे पता चला कि सिक्योरिटी कैमरास कहाँ कहाँ पर हैं। और इस तरह के नक्शे, इस तरह के डिटेल्स इशारा करते हैं स्पाई एजेंसीज की ओर। वो पासपोर्ट्स, डेबिट कार्ड, फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स शायद दूसरे देश में भागने के लिए ले रहे हैं, और फेडरल अथॉरिटी का मानना है कि उनका रसिया में भागने का प्लान है, क्योंकि इलिया रसिया से ही है जिसे रसियन बोलना आता है, और हैदर तो भाषाओं की उस्ताद है ही। उन्होंने भागने का प्लान बना लिया है, उन्हें अब बस एक मौके की तलाश है, क्योंकि वो शादी करना चाहते हैं। Hey, we have an announcement, an update for you. We want to tell you that we think we can have the wedding this year in 2021. और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उन्हें अपने पकड़े जाने का डर कम होता जाता है। शायद उन्हें लगने लगता है कि अब पैसे हवाला हो चुके हैं तो हम इसे उड़ा सकते हैं, और शायद इसीलिए वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो शादी में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगते हैं, आईफोन, प्ले स्टेशन और गिफ्ट कार्ड, जिससे उन्होंने बिटकॉइन से खरीदा हुआ है और जो उनके नाम और पता पर है। पर मनी लॉन्ड्रिंग में आपको हर बार चौकन्ना रहना पड़ता है, आपको हर बार परफेक्ट होना पड़ता है, आप इसमें कण बराबर भी गलती नहीं कर सकते हैं। और इलिया और हैदर की गलती के कारण लॉ इन्फोर्समेंट को इस बात का यकीन हो जाता है कि इलिया और हैदर कहीं न कहीं इस हैक में शामिल जरूर हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि बिटकॉइन लॉ इन्फोर्समेंट के हिरासत में नहीं है। ऑफिसर्स बिटकॉइन वॉलेट को देख तो सकते हैं, पर प्राइवेट कीज के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कीज को आप एक तरह की पासवर्ड समझ सकते हैं। अगर आपके पास वो हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं, पर प्राइवेट कीज का गेस कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं आप प्राइवेट कीज के उतने ही गेसेस कर सकते हैं। कहा जाता है कि कंप्यूटर को एक सही पासवर्ड गेस करने के लिए 1300 करोड़ साल लग सकते हैं। इसीलिए प्राइवेट कीज या फिर पासवर्ड का जानना ही इस केस की सबसे बड़ी बात है। और 5 जनवरी 2022 सुबह सुबह के समय में पुलिस वारंट लेकर हैदर और इलिया के घर पर पहुंच जाते हैं और फिर दरवाजे को ढकढकाने लगते हैं। इस समय दोनों नींद में लिपटे हुए हैं। पुलिस उनको 2 ऑप्शन देती है कि या तो वो उनको तलाशी लेते हुए देख सकते हैं या फिर कहीं जाकर कुछ घंटों बाद लौट सकते हैं। हैदर पूछती है कि क्या वो अपनी बिल्ली को भी ले जा सकती है। बिल्ली अनजान लोगों के आने से डर के मारे बेड के नीचे छुपी हुई है, इसलिए पुलिस बिल्ली को ले जाने की इजाजत दे देते हैं। पर हैदर बिल्ली को ले जाने के बहाने वो कमरे में जाकर अपने फोन्स के सारे बटन्स दबाकर उसे लॉक करने की कोशिश करने लगती है। उसकी हालत बहुत ही खराब है, लेकिन पुलिस उसके कारनामे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस हैदर और इलिया को एक किनारे करने के बाद
प्राइवेट कीज की तलाशी शुरू कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट कीज घर के किसी भी कोने में हो सकती है, डिजिटल रूप में हो सकती है, या फिर किसी पेपर में लिखी हुई हो सकती है, या दीवार में सीरियल बॉक्स के नीचे, या फिर फ्रिज में, वो कहीं पर भी हो सकती है। और पुलिस वालों को तलाशी करते वक्त वो सारी चीजें मिलती हैं जो वाकई में किसी स्पाई नोवेल की किसी कहानी से हों। दूसरे कंट्रीज की करेंसीज, ऐसी किताबें जिनके अंदर बड़े छेद कर रखे हैं ताकि उनमें कुछ छुपाया जा सके, शायद कैश या पासवर्ड या फिर एक पेन ड्राइव जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हों। और फिर पुलिस वालों को एक बैग मिलता है जिसमें लिखा हुआ है बर्नर फोन्स। इलिया और हैदर 5 सालों से एक क्राइम कर रहे हैं और ये बात तो साफ है कि उनके पास भागने का प्लान है, पर सिर्फ बर्नर फोन्स और दूसरे कंट्रीज की करेंसीज रखने से उन्होंने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। और ऑफिसर चाहते हैं वॉलेट का पासवर्ड, क्योंकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए घर की तलाशी के बाद इलिया और हैदर अब कहीं पर भी जाने के लिए आज़ाद हैं, जैसे कि यूक्रेन। उनके पास नकली पासवर्ड है और इलिया की फैमिली भी उसी जगह रहती है। शायद उनका जाने का प्लान भी है, पर मैसिव ग्लोबल इवेंट्स जो उनके काबू में नहीं है, उसकी वजह से प्लान बिगड़ जाता है। इसके अलावा वो किसी भी और देश में जा सकते हैं जिनके पास अमेरिका के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज नहीं है, पर वो दोनों न्यूयॉर्क में ही रहने का फैसला करते हैं और आराम से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। AirPods, AirPods, motherfucking AirPods. Where are my goddamn AirPods? Okay, so Dutch, can you tell me a little bit what you thought having a pet? Having a pet is completely different. Oh, this guy's like my hand. Okay. हैदर पैनकेक्स की वीडियो पोस्ट कर रही है। अपनी जिंदगी जेल में बीतेगी ये जानते हुए भी कोई ऐसा पोस्ट कैसे कर सकता है? यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, या फिर शायद हैदर को कैमरा की लत लग चुकी है, इसीलिए वो उसे बंद नहीं कर पाती है। पर उधर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। वो इलिया और हैदर के सभी ईमेल्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए। धीरे धीरे चीजें नजरों के सामने आने लगती है और आखिरकार उनके सामने जो आता है उन्हें उस पर यकीन नहीं हो पाता है, क्योंकि 2000 से भी ज्यादा अलग अलग एड्रेसेस की प्राइवेट कीज उनके हाथ लग चुकी थी और 6 साल के बाद आखिरकार उन्हें वो कीज मिल जाती हैं जिससे क्रिप्टो के जरिए चुराए गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकती हैं, जो पूरे 3.6 बिलियन डॉलर्स के हैं। प्राइवेट कीज के साथ ऑफिसर्स को हैदर और इलिया के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और दोनों को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ते हैं। 8 फरवरी 2022 में सुबह सुबह पूरी तैयारी के साथ वो इलिया और हैदर के घर पर पहुंच जाते हैं और फिर सीधा उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर पकड़े जाने के बाद दोनों पर मुकदमा चलाया जाता है। Heather, any reaction today? How do you feel today coming out of the courtroom? Heather, how do you feel today? When you guys stole the cryptocurrency, did you think you were going to get away with it, or did you think you were ultimately going to get caught? Did you feel like you were living together all that time? दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हम इस चैनल पे क्या क्या सुधार कर सकते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल थोड़ा नया है और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आप क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में और देखते रहिए द लामीर।